कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत एमसीक्यू सीरीज़ में ये यूनिट नंबर 1 का लास्ट चैप्टर होगा। इससे पहले हमने आपको बाकी 3 चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आज यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट लेक्चर होगा, जिसके अंतर्गत जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बुक्स में दिए गए होंगे उन सारे को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है, यानी आपको विद्युत धारिता का मात्रक पूछा है। कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम बटा वोल्ट। तो धारिता यानी सी का यूनिट्स निकालना है, तो फार्मूला हमारे पास होता है Q इक्वल सी इंटू भी। सी इक्वल होगा Q बाई भी। आवेश का यूनिट होता है कूलाम और वोल्ट विभव का होता है वोल्ट। तो इसका सही जवाब आएगा कूलाम बटा वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। लिखा है वैद्युत धारिता का मात्रक है। इसमें भी वही पूछा है कि कौन सा वैद्युत धारिता का मात्रक है। पहला वोल्ट इंटू कूलाम, कूलाम बटा वोल्ट। तो जाहिर सी बात है यहाँ कूलाम बटा वोल्ट दिया है तो यही इसका भी यूनिट होगा कूलाम बटा वोल्ट, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समान त्रिज्या तथा समान आवेश के पारे की 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में कितनी है। यानी आपको ये बताना है कि छोटी छोटी बूंदें हैं, 8 छोटी बूंदें हैं, ये मिलके एक बड़ी बूंद बना रही हैं। तो आपसे पूछ रहा है जो बड़ी बूंद की धारिता है वो छोटी बूंद की कितनी होगी। तो यदि इसको हम प्रोसेस से करें सिंपल, तो ऐसे छोटी छोटी कितनी बूंदें हैं, 8। मान लेते हैं इस छोटी बूंद की जो रेडियस है r है और इसकी जो धारिता है वो c है। इन 8 को कंबाइन करके एक बड़ी बूंद बनाई गई है और इस बड़ी बूंद की रेडियस सपोज हम r मानते हैं और इसकी धारिता c डैश मानते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो बूंद होती है वो सॉलिड होती है, इसके अंदर वाटर यानी पानी भरा होता है। तो यदि ये ठोस होती है और गोलाकार भी होती है तो इसको हम एज ए गोला यानी स्फीयर ट्रीट करेंगे। तो गोले का जितना 8 बूंदों के आयतन को मिला के एक बड़ी बूंद बनाई जाएगी। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि 8 छोटी छोटी बूंदों का आयतन, 8 छोटी छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो 8 इंटू एक छोटी बूंद जो है वो गोलाकार होती है और गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक बड़ी बूंद की आयतन के बराबर होगा, बड़ी बूंद का आयतन होगा 4/3 पाई, कैपिटल आर इसकी रेडियस है तो कैपिटल आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसल आउट होगा, यहाँ से कैपिटल आर का रिलेशन आएगा 2 इंटू स्मॉल आर। यानी जो बड़ी बूंद की रेडियस होगी वो छोटी बूंद की रेडियस की 2 टाइम्स होगी, दुगुना। लेकिन आपसे धारिता पूछा है, सी पूछा है, तो जाहिर सी बात है यदि हम सी डैश इस बड़े बूंद की धारिता निकालने की कोशिश करें तो ये कितना आएगा छोटी बूंद का धारिता का। तो सिंपल सा है, पहले छोटी बूंद की धारिता हम निकाल लेते हैं, उसके बाद बड़ी बूंद की धारिता हम आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो C इक्वल टू छोटी बूंद की धारिता निकालेंगे तो फार्मूला होगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। ये आपको पता होगा, गोलाकार धारित जो संधारित्र होता है उसकी धारिता का सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। इसका वैल्यू होता है 1/9 इंटू 10⁹9 इंटू इसकी रेडियस सवाल के हिसाब से आर दे रखा है। ठीक है, रेडियस सवाल में आर है तो आपको इसकी कोई ज़रूरत ना है डाटा रखने की, क्योंकि ये डिजिट में दे नहीं रखा है। तो ये होगी छोटी बूंद की धारिता का सूत्र। ऐसे ही बड़ी बूंद का निकालेंगे सी डैश, तो ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। और शर्त के हिसाब से यहाँ कैपिटल आर की यदि हम वैल्यूज़ की बात करें, यहाँ पर आप चाहें तो छोटी छोटी कितनी बूंदें थी, 8 बूंदें थी, वहाँ से रेडियस का रिलेशन आप निकाल लें तो आप डायरेक्ट यहाँ से हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डाटा रखेंगे कैपिटल आर का, तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर का वैल्यू स्मॉल आर के टर्म में आया है 2 इंटू स्मॉल आर। यहाँ से यदि बात की जाए कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर और बगल में 2 को छोड़ दिया जाए, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल आर जो है ये किसका वैल्यू है, ये पहले वाली धारिता का सूत्र है, यानी जो C है उसके बराबर है। तो जो C डैश आएगा वो 2 इंटू C आ जाएगा, यानी बड़े वाली बूंद की जो धारिता होगी वो पहले वाली बूंद की धारिता का 2 टाइम्स होगी, यानी दोगुना होगी। तो आपके ऑप्शन में यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं चौथे नंबर क्वेश्चंस में, सॉरी ये चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चंस में ये डाटा दे रखा है 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी, 16 गुनी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 2 गुना आएगा, यहाँ से आपको 100 भी हो रहा है। तो इसको इस तरह से प्रोसेस से लगाओगे तो काफ़ी ये टाइम टेकन है, ये ज़्यादा समय ले लेगा आपको, है ना।
क्योंकि एमसीक्यू है तो आपको इसको विद इन 10 सेकेंड के अंदर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं जिससे आप इसे महज क्वेश्चंस पढ़ने के बाद मुश्किल से 5 या 10 सेकेंड में आप इसका आंसर ओरली भी दे सकते हैं विदाउट एनी फार्मूला, है ना। तो इसका ये ट्रिक क्या है शॉर्टकट कि यदि आपसे मान के चलिए यहाँ 8 छोटी बूंदें हैं और बना के एक बड़ी बूंद बना रहा है, तो इसके लिए फार्मूला होता है ये बड़ी बूंद की धारिता बराबर n के पावर 1/3 इंटू छोटी बूंद की धारिता। यहाँ n का वैल्यू जो है नंबर्स दिया होगा 8 दिया है, तो यहाँ टोटली आप 8 रखेंगे 1/3 इंटू सी करेंगे, 8 का क्यूब रूट निकालेंगे 2 आएगा इंटू सी। तो ये आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा कि बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता का 2 टाइम्स होगा। दैट्स राइट आंसर। तो जिस ऑप्शन में 2c दिया होगा दुगनी दिया होगा वही सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके बोर्ड में पूछ रखा है, कह रहा है एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। ये धातु का एक गोला है, इसकी धारिता C 1 माइक्रोफैरड, यानी इसको बात करें फैरड में तो आएगा 10⁻⁶ फैरड। ये दे रखा है, कह रहा है उसकी त्रिज्या लगभग होगी, रेडियस आपको बताना है इस धातु की गोले की रेडियस। तो गोलाकार है, गोलाकार धारिता जो गोले की धारिता का सूत्र होता है वो होता है 4πε0 इंटू स्मॉल r। इसका वैल्यू आपको पता है c मतलब 1/4πε0 का वैल्यू तो वैसे 9 × 10⁹ होता है, लेकिन 4πε0 है तो 1 कर देंगे इसको, है ना। 1/9 × 10⁹ रेडियस बतानी है। c का वैल्यू 10⁻⁶ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9 × 10⁻³ r इक्वल r। तो r का मान ये 10 जो 3 आएगा मीटर में, इसको 1 किलोमीटर कह सकते हैं, तो ये अप्रॉक्स 9 किलोमीटर के आसपास आएगा। तो जो मेरे पास बड़ी बूंद की त्रिज्या होगी या जो मेरे पास गोलाकार संधारित्र है उसकी जो रेडियस होगी वो 9 किलोमीटर होगी। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में 9 किलोमीटर दिया है, यही आपका सही ऑप्शन होगा। तो इसे आप वैसे याद भी कर सकते हैं एमसीक्यू के तहत कि यदि कोई गोलाकार संधारित्र है उसकी धारिता 1 माइक्रोफैरड है तो उसकी रेडियस कितनी होगी 9 किलोमीटर, जो कि काफ़ी बड़ा है। व्यवहार में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा गोलाकार संधारित्र बना कहाँ सकते हैं यार। 9 किलोमीटर रेडियस होगी, 18 किलोमीटर इसका डायामीटर होगा, तो इतना बड़ा गोलाकार चालक जैसे व्यवहार में पॉसिबल नहीं है। एजम्पशन कर सकते हैं, आप एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, इसको कल्पना कर सकते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। 2 छोटे गोले नियत विभव तक आवेशित किए गए हैं। कह रहे हैं 2 छोटे छोटे गोले दिए गए हैं, इनका पोटेंशियल सवाल के हिसाब से सेम है। कह रहा है कि आवेशित किए गए हैं, उन्हें पहले वायु में रखा गया है, फिर k परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखा गया है। मतलब पहले मान के चलिए इन दोनों को r डिस्टेंस पर रखा गया होगा, यहाँ से r दूरी पर। पहले कहाँ रखा गया है? वायु में। तो इसका मतलब k का मान सवाल के हिसाब से कितना है? 1। तो कह रहा है कि इनके बीच जो फोर्सेज लगेंगे दोनों दशाओं में, गोलों के बीच कार्यरत बलों का अनुपात बताइए। तो पहले जब हवा में रखा है तो हम मान लेते हैं जो बल होगा वो F1 होगा, जो बल होगा वो क्या होगा? F1 होगा। इसका यदि वैल्यूज निकालें तो हमारे पास फार्मूला है 1/4πε0 इंटू k, तो k का मान 1 हो जाएगा। Q1 Q2 अब समान विभव तक आवेशित हैं तो v प्रोपोर्शनल q के होता है, आपको पता होगा। तो इस पर चार्ज होगा कितना? q होगा, वो भी सेम होगा। तो q इंटू q स्क्वायर अपन बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो f/k r², है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। सिमिलरली मानते हैं जब इसको हम किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रखते हैं, सवाल में कह रहा है k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखते हैं, तो फार्मूला होगा 1/4πε0 इंटू k। Q1 Q2 वही होगा तो q² बीच की डिस्टेंस वही है, तो r² डिवाइड कर देंगे फर्स्ट को सेकेंड से, तो यहाँ से हमें रेशियोज मिलेगा, इससे डाटा कैंसिल होगा। q² r² से q² r² कैंसिल होगा, यानी F1 रेशियोज F2 इज इक्वल टू बात की जाए तो यहाँ पूरा ऊपर 1 आया है, यानी 1/1 अपान के 1/k, तो ये आएगा k/1। जिस ऑप्शन में k/1 दिया होगा वही आपका सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में k/1 दिया है, यही आपका सही ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ खास वैसे है नहीं बट ठीक ठाक है, थोड़ा सा सोचने पर आपको ये मजबूर करेगा क्वेश्चन। आवेशित वस्तुओं को जोड़ना है, ये भी चार्जड है, सपोज इसका नाम ए वस्तु है, ये बी है, दोनों चार्जड हैं, हो सकता है इस पर प्लस हो इस पर माइनस हो,
ठीक है, ऐसा हो सकता है, बता नहीं रहा है, कह रहा है कि इनको हम किसी कंडक्टर से कनेक्ट किए हैं, किसी वायर से कनेक्ट किए हैं, तो इनमें करंट का फ्लो नहीं होता है। करंट का फ्लो कब नहीं हो सकता है ये आप खुद ब खुद जानते हैं। जैसा कि ऑप्शन में यहाँ दे रखा है आवेश समान है, भाई आवेश समान होगा तो इसका क्या मतलब है, आवेश समान हो जाएगा तो क्या करंट का फ्लो बंद हो जाएगा? क्योंकि करंट को या चार्ज को फ्लो होने के लिए ज़रूरत किसकी पड़ती है, आप वोल्टेज सप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिक चार्ज फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी बहेगी। तो शर्त के हिसाब से चार्ज समान होगा, तो ये कोई वो बात थोड़ा है चार्ज समान हो गया आवेश बंद हो गया, वो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है ऐसा सवाल में कि चार्ज सेम है तो ठीक है करंट बहना फ्लो होगा। बट ये करेक्ट ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। कह रहे धारिताएं समान है, ठीक है, मान लिया ये सी है ये सी है, हो सकता है ये 40 माइक्रोफेरेड की ये भी 40 माइक्रोफेरेड की है, क्योंकि सवाल में कहा है कि दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ना है, लेकिन ये बताया नहीं है सवाल के हिसाब से कि दोनों सेम साइज के हैं, ये कहा नहीं है। तो ऐसा थोड़ा जरूरी है कि ये दोनों सेम ही साइज के होंगे, हो सकता है ये सी का है ये 2C का हो सकता है इस पर चार्ज 40 माइक्रोकूलम हो, इस पर 80 माइक्रोकूलम हो, ऐसा कह नहीं रहे कि सेम साइज का है। तो न तो ये सही हो सकता है कि दोनों की धारिता समान होगी तो चार्ज फ्लो करना बंद हो जाएगा, ऐसा तब हो सकता था जब सेम साइज के होते थे, तो ऐसा सवाल में कहा नहीं गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिया कि विभव समान होंगे, इनके वोल्टेज सेम हो जाएंगे तब इनमें करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, ऐसा कह रहा सवाल में। चौथा कह रहा प्रतिरोध समान है, तो प्रतिरोध का तो यहाँ कोई जिक्र ही नहीं होगा। यदि इन दोनों को किसी हम तार से कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, यदि इसमें चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा है तो इस बात का मतलब इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस बात का मतलब सीधे सीधे होगा कि इसका दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। ये भी 40 वोल्टेज पर होगा, ये भी 40 वोल्टेज पर, चाहे छोटा हो या बड़ा, कभी भी इसमें करंट का फ्लो हो ही नहीं सकता, इसमें धारा बह ही नहीं सकती। तो जिस सवाल का ऑप्शन ये सही होगा, विभव समान होंगे तब, इसका भी विभव भी हो जाए इसका भी, तो कभी भी वोल्टेज से होने पर करंट का फ्लो नहीं होता है, दैट मीन्स धारा नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है विभव समान होंगे तब ऐसा होगा, यही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं। इससे अच्छा, दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, दो चालक गोले हैं ऐसा सवाल में कह रहा है, आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, इस पर मान लेते Q1 इस पर Q2। ठीक है, दोनों आवेशित हैं, हो सकता है दोनों प्लस प्लस हो, दोनों माइनस माइनस हो, एक प्लस दूसरा माइनस हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट ये एग्जैक्ट बताया नहीं है कि कैसे हैं दोनों चार्जड, बट हैं चार्जड दोनों, हैं कंडक्टर दोनों। ठीक है, तार द्वारा इन्हें परस्पर ज्वाइंट कर दिया गया है। ठीक है, तार मतलब सुचालक तार होगा, कुचालक तार नहीं होगा। तो कह रहे हैं आपसे सवाल में कि इससे ऑप्शन नंबर ए दिया है गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, बी कह रहा है कुछ कुल आवेश संरक्षित रहेगा, ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, कोई भी संरक्षित नहीं रहेगा, ऐसा सवाल कह रहा है। दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं। ठीक है, चालक हैं दोनों, भिन्न भिन्न मात्राएं आवेश की दी गई है, हो सकता है Q1 बड़ा हो Q2 से, क्योंकि यहाँ पे संभावना ही हो सकती है, हो सकता है कि Q2 बड़ा हो Q1 से, ऐसा हो सकता है क्योंकि डिफरेंट मात्राएं हैं। तो आपको कह रहा है गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित होगी। देखिए भाई, कुल ऊर्जा तो कभी ज़िंदगी में कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि आप खुद ब खुद सोचो यार, यदि इन दोनों चालक को आप किसी वायर से कनेक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है, यदि एक गोला बड़ा होगा एक दूसरा छोटा होगा, जब इसे तार से कनेक्ट करोगे तो जो गोला बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले गोले की तरफ चार्ज लीकेज करेगा, और उस दौरान ये चार्ज कुछ हीट होगा, यानी ये जो तार होगा इसमें कुछ न कुछ ऊर्जा का कह सकते हैं कि ऊर्जा बर्बाद होगी, क्योंकि इसमें उष्मा ऊर्जा के रूप में तार में कुछ ऊर्जा फ्लो करेगी, उष्मा बर्बाद होगी सीधे सीधे, तो एनर्जी कांस्टेंट हो सकती है। ये बात तो सरासर गलत है, क्योंकि तार गर्म होगा तो हीट एनर्जी के रूप में कुछ एनर्जी का लॉस होगा, तो एनर्जी कांस्टेंट हो नहीं सकती। तो ए ऑप्शन तो सरासर आपका गलत होगा। बात करते हैं बी ऑप्शन की, कि कह रहा है कुल आवेश संरक्षित होगा। सवाल में कह रहा है टोटल चार्ज्ड कांस्टेंट होगा। बात ये सत्य है, क्योंकि ये मान के चलो यार, इस पर यदि Q1 चार्ज है, इस पर Q2, दोनों को यदि ऐड ऑन किया जाए, जोड़ा जाए, तो Q1 प्लस Q2 जो भी आएगा, इन्हें नहीं जोड़ा गया था तब जो चार्ज रहा होगा इन दोनों पर, और जोड़ने के बाद तार से देखा जाए तब भी जो इन पर चार्ज्ड होगा दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट ही होगा। आवेश संरक्षण का नियम भी यही कहता है। तो इस बात का मतलब इन्हें यदि आप सुचालक तार से जोड़ भी दिए हो तो जोड़ने के बाद भी इन पर क्या कांस्टेंट रहेगा, आवेश इनका कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन ए क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि उसमें कह रहा है ऊर्जा संरक्षित रहेगी, तो ऊर्जा संरक्षित नहीं हो सकती, बिकॉज वायर कुछ न कुछ गर्म होगा। सी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि इसमें ऊर्जा फिर दे दिया है, तो ये ऐसे ही गलत है, ऊर्जा संरक्षित हो नहीं सकती। और डी कह रहा है कोई संरक्षित नहीं रहेगा, तो ये सरासर गलत है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, एक बात और बताते हैं कि जैसा आपको लग रहा है कि यार MCQ सीरीज करा रहे हैं, इतना टाइम क्यों लग रहे हैं,
जल्दी मतलब इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। तो हम देखो आपको तुक्का तो मार नहीं रहे हैं यार, ऐसा तो है नहीं कि मैं डायरेक्टली आया और 7 का ए 3 का बी, ऐसा तो कर नहीं रहे हैं। आपको हम पूरे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उसमें डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, है ना, तो उसमें टाइम तो लगेगा। अब ऐसा यदि होता कि ए का बी सही है 2 का सी है, ऐसा तो मैं लिख के आया नहीं हूँ यहाँ पर लेके, है ना, तो समय लगेगा। आपको समझना पड़ेगा ना कि आखिर ऑप्शन ए ही क्यों सही है, बी क्यों नहीं सही है, उसका रीजन भी तो जानना जरूरी है। 8वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक ही विभव तक आवेशित समान आकार की 64 बूंदें परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। एक ही विभव तक आवेशित समान आकार की, अच्छा ऐसी छोटी छोटी कितनी बूंदें हैं सवाल के हिसाब से, सेम साइज की हैं 64 बूंदें सवाल में दे रखा है और सेम पोटेंशियल पर सबकी सब है, ऐसा सवाल बोला है, ठीक है। अच्छा जी, इनको कंबाइन किया गया है 64 की 64 बूंदों को, और कंबाइन करके कह रहा है यदि प्रत्येक छोटी बूंद का आवेश क्यू है। अच्छा जी, ये जो छोटी बूंद है हर एक छोटी बूंद पर जो चार्ज है वो क्यू है, तो आपसे कह रहे हैं कि बड़ी बूंद पर आवेश होगा, यानी इनको मिला के एक बड़ी बूंद बनाई गई है जिसकी रेडियस हम सपोज कैपिटल मानते हैं और स्मॉल आर इस छोटी बूंद की मानते हैं, इसकी धारिता सपोज हम सी डैश मान लेते हैं। आपसे पूछा है कि जो बड़ी बूंद आपके पास होगी उस पर आवेश क्या होगा, ये आपको निकालना है। बड़ी बूंद पर आवेश सिंपल यदि देखा जाए, इसको 1 सेकेंड में यदि सॉल्व किया जाए ओरली विदाउट एनी फार्मूला, आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आपके पास एक फार्मूला है, क्यू डैश इज इक्वल टू होता है एन इंटू स्मॉल क्यू, यानी जो छोटी बूंद पर आवेश होगा बड़ी बूंद पर आवेश छोटी बूंद पर आवेश का n टाइम्स होता है, ये फार्मूला है। तो n का मान कितना दिया 64, तो जो बड़ी बूंद पर आवेश होगा वो डायरेक्टली आ जाएगा 64 इंटू स्मॉल क्यू, यही आपका ऑप्शन होगा सही, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसको प्रोसेस से आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपके पास यदि ये ट्रिक है तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। काफ़ी इजी सवाल है, फार्मूला बेस है, आप फार्मूले पर डाटा रखेंगे आंसर आएगा। 100 माइक्रोफैरड धारिता दे रखा है, सी दे रखा है 100 माइक्रोफैरड, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइक्रोफैरड में होता है 10⁻⁶, यहाँ से 2 घट जाएगा तो आएगा 10⁻⁴ फैरड। और वोल्टेज सप्लाई सवाल में दे रहा है 100 वोल्टेज तक इसको सप्लाई दिया जाता है 100 वोल्ट तक। आपसे पूछ रहा है संचित ऊर्जा बताइए, फार्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, डाटा पुट कर सकते हैं यहाँ पर, सी का वैल्यू सवाल में 10⁻⁴ है, इंटू वोल्टेज है 100 का स्क्वायर करेंगे तो इसे 10 पर 2 घात लिख सकते हैं, वर्ग करेंगे तो 10 पर 4 होगा, ये इसे कैंसिल होगा, 1/2 का मतलब होगा 0.5 और यूनिट आ जाएगा जूल। तो सही जवाब होगा 0.5 जूल, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसमें बाकी ऑप्शन को छेड़छाड़ करना कोई मतलब नहीं है, तो ये क्वेश्चन बेस है जिसमें जो सही आएगा सॉल्व करने पर वही आपका आंसर होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक फिगर दिया गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी है 2016 में बोर्ड में। यहाँ एक कैपेसिटर लगाया गया है और इधर एक 16 ओम का एक रेजिस्टेंस अप्लाई किया गया है, बीच में यहाँ पे पावर सप्लाई दी गई है एक बैटरी जोड़ के, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम दे रखा है, ठीक है। यहाँ बैटरी जो दी गई है ये 2.5 वोल्ट की है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका जो दे रखा है सवाल के हिसाब से ये 0.5 का है, 0.5 ओम का है, और बैटरी है आपकी 2.5 वोल्ट की। और नीचे एक और रेजिस्टेंस अप्लाई किया गया है जो कि 2 ओम का है, ठीक है, ये 16 ओम का है। और यहाँ एक कैपेसिटर लगाया गया है जो कि 4 माइक्रोफैरड का है, 4 माइक्रोफैरड का है। आपको कह रहा है कि दिए गए परिपथ में संधारित्र की प्लेटों पर आवेश है। यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ जो कैपेसिटर आप लगाए हैं इसकी प्लेटों पर कितना चार्ज स्टोर होगा वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कितना चार्ज स्टोर होगा, ये आपको दे क्या रखा है, ये सवाल में आपको कैपेसिटर दे रखा है। यदि इस पर आपको चार्ज पता करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहीं से ये पता कर लेते कि ये कितने वोल्टेज पर काम कर रहा है। इसके टर्मिनल के बीच यदि आप वोल्टेज निकाल लेते हैं तो सी पता है, आपको भी मिल जाता, तो चार्ज आप बता सकते थे Q बराबर CB से। तो सबसे जो मुसीबत की बात है या जो निकालना है आपको सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट है वोल्टेज। यदि आपको वोल्टेज मिल जाएगा तो इसका आंसर विद इन सेकेंड आप
हल कर सकते हैं। तो आज इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसे हल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि ऐसे सवालों में जिसमें कुछ बैटरी लगी हो, कुछ रेजिस्टेंस दिया गया हो, टर्मिनल वोल्टता दी गई हो, और उसके बाद विद्युत वाहक बल दिया गया हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको दिया गया हो, देन हाउ टू फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ समझिएगा कि यदि ये जो कैपेसिटर है इसमें करंट की बात तो होती नहीं है, करंट सप्लाई करता नहीं, करंट ये लेता नहीं है, ये चार्ज स्टोर करता है। कैपेसिटर का काम है केवल और केवल चार्ज स्टोर करना। इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम ये मान सकते हैं कि जब ये फुली चार्ज्ड हो जाएगा, जब ये फुली चार्ज्ड हो जाएगा तो इस वाले सर्किट में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही कैपेसिटर यदि फुली चार्ज्ड हो जाएगा इसमें करंट बहने का कोई जवाब ही नहीं है। करंट इधर से तो जा नहीं सकता, बिकॉज करंट बहता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, इधर से ऐसे करंट इसमें जाएगा, और जब ये फुली चार्ज्ड हो जाएगा देन इस वाले सर्किट में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पता करिए कि जो 2.5 वोल्ट का आप ईएमएफ लगाए हैं यहाँ पे, वो पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। फुली चार्ज होने पर इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ से आई निकालते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है, टोटल ईएमएफ फिजिक अपान टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, आई इज इक्वल टू होता है। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू बात करें तो टोटल हमारे पास ईएमएफ है 2.5 वोल्ट का, अपान इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 का, प्लस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 2 का है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5/2 कैंसिल होके कितना आएगा, 1 एम्पियर। यानी ये जो 2.5 वोल्ट का आप ईएमएफ लगाए हैं, बैटरी लगाए हैं, ये 1 एम्पियर करंट यहाँ से सप्लाई कर रहा है। क्योंकि इस रास्ते में कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, इस वजह से जो भी करंट बहेगा वो सारा का सारा इसी वाले 2 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बाहरी प्रतिरोध में बहेगा। यदि ये 2 ओम का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसमें 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, तो ये कितने वोल्टेज पर ये काम कर रहा है ये आप पता कर सकते हैं, जिसको आप टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। तो आप यहाँ पर भी पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। फार्मूला होता है हमारे पास ओम लॉ का, V बराबर I इंटू कैपिटल R। आई आप निकाल लिए हैं 1 एम्पियर और इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तो यहाँ पर जो वोल्टेज सप्लाई होगा वो 2 वोल्ट का होगा। कितने का, 2 वोल्ट पर ये जल रहा है, ठीक है, यह काम कर रहा है, यहाँ जो कुछ भी लगा होगा। सिमिलरली ये वाला और ये जो कैपेसिटर है आप देख सकते हैं विथ फिगर कि ये दोनों के दोनों पैरेलल आर्डर में है। किस में है, पैरेलल आर्डर में है, बिकॉज करंट को बहने के 2 रास्ते हैं, और जहाँ पर रास्ते एक से ज़्यादा मिलते हैं उस केसेस में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास कनेक्टेड होते हैं वो सब आपके पैरेलल में होते हैं। तो ये और ये पैरेलल आर्डर में है, और पैरेलल आर्डर में वोल्टेज का होता है सेम होता है। तो यदि 2 वोल्टेज पर ये जल रहा है तो 2 वोल्टेज पर ये भी जलेगा। यहाँ पर सिंपली आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी सिंपली आप निकाल सकते हैं कितना इस पर चार्ज स्टोर होगा। फार्मूला अप्लाई करेंगे Q इज इक्वल टू CB से, C सवाल में दे रखा है 4 माइक्रोफैरड, वोल्टेज यहाँ पर भी 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 माइक्रोकुलाम, बिकॉज ये माइक्रोफैरड में था इसी वजह से 8 माइक्रोकुलाम आपका आंसर आएगा। तो जिस ऑप्शन में 8 माइक्रोकुलाम दिया होगा वही सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर C 8 माइक्रोकुलाम दिया, यही आपका सही है। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट बेस्ड था, ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ये MCQ में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। 60 माइक्रोफैरड धारिता वाला एक संधारित्र दिया है, C का मान दिया है 60 माइक्रोफैरड, और कह रहा कि धारिता की संधारित्र है, प्रत्येक प्लेट पर 3 × 10⁻60 कूलाम आवेश है। Q का मान दिया है 3 × 10⁻8 कूलाम। ये माइक्रोफैरड में इसे आप बदल लीजिएगा तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻5 फैरड, बिकॉज ये 6 आएगा, एक इससे कैंसिल हो जाएगा। हमसे सवाल में पूछा है संचित ऊर्जा, फिर वही फार्मूला आपसे पूछ रहा है, U बताइए। तो फार्मूला आपको पता है 12CV²। C नहीं दिया है, C दिया है, V नहीं दिया, तो इसको भगा सकते हैं आप Q²/2C से, ये भी फार्मूला होता है आपके पास। Q का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻16 हो जाएगा, और 2 फार्मूले में होता है, C का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो 6 × 10⁻5 आ जाएगा। इसे कैंसिल कराएंगे 3 से तो ये 3 बार में कैंसिल होगा, ये 2 बार में कैंसिल होगा, ऊपर आ जाएगा 3/4, और ये ऊपर जाके आ जाएगा 10⁻11, ठीक है जी। और इसे कैंसिल कराएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.75 × 10⁻11। स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि इसे लिखेंगे तो डेसिमल को 1 डिजिट हम राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे, और जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो उस पर माइनस पावर ऐड ऑन होता है तो आ जाएगा -12, और यूनिट आएगा इसका जूल। तो 7.5 × 10⁻12 जूल जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12।
ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू में दे रहा है। आजकल जो 6 एमसीक्यूज आपके बोर्ड में आते हैं उसमें सारे के सारे कंसेप्चुअल बेस ही नहीं आते, कुछ न्यूमेरिकल भी एड ऑन कर दिए जा रहे हैं, तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल भी आने चाहिए। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 100 माइक्रोफैरड धारिता वाला संधारित्र दे रहा है, 100 माइक्रोफैरड का दिया है, तो 100 माइक्रोफैरड को पहले आप फैरड में बदलोगे तो 10 में 4 फैरड आ जाएगा। इसको कह रहा है 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, भी का वैल्यू दिया है 10 वोल्ट। हमसे कह रहा है कि आप इसकी संचित ऊर्जा बताइए, यू निकालना आपको, तो फार्मूला वही है हाफ सी भी स्क्वायर। यहाँ पर आप डाटा पुट कर सकते हैं इजीली, हाफ इंटू सी का वैल्यू सवाल में 10⁻⁴ इंटू वोल्टेज दिया है 10, स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, कैंसिल कराएंगे ये 50 आ जाएगा, और एक घात इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻³ आंसर किस में आएगा, जूल में। तो ऑप्शन दिया होगा 5 × 10⁻³ जिस ऑप्शन में, वही सही होगा। पहला ऑप्शन 5 × 10⁻³ जूल है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा W है। सी धारिता का कोई संधारित्र है, ये संधारित्र है जिसकी धारिता C है, इसको चार्ज सप्लाई किया जा रहा है Q, और इसकी जो संचित ऊर्जा है वो U न दे के W दिया है, कोई बात नहीं है। कह रहा है कि यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा कितनी होगी। कैपेसिटर वही है, इस पे चार्जेज बढ़ा दिया गया है, Q की जगह कितना रख दिया गया, आप कह रहे हैं 2Q कर देंगे। यदि 2Q कर देंगे तो संचित ऊर्जा पर क्या असर पड़ेगा वो हमें सवाल में निकालना है। एक बात बताओ, ये आवेश 2Q करे, 4Q करे, 80 टाइम्स Q करे, वोल्टेज डिक्रीज इंक्रीज करे, कुछ भी करे, क्या C की जो डिपेंडेंसी है वो Q और V पर होती है क्या, नहीं मतलब होता है। जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है वो डजंट डिपेंड ऑन चार्ज एंड वोल्टेज, वो आवेश और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है शेप एंड साइज पर, बीच की डिस्टेंस पर, उसके बीच यदि आप मटेरियल कोई इंड्यूस कर रहे हैं उस पर, बाकी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप 2C कर दो, 2Q कर दो, 2Q कर दो, 2V कर दो, C नहीं बदलेगा, अर्थात C तो सेम ही रहेगा। तो पहले केस में हम निकालते हैं जब इसको Q चार्ज दिए थे तब हमारे पास स्थितिज ऊर्जा कितनी थी या वर्क डन कितना था, तो फार्मूला होगा हाफ CV² या फिर Q दिया है तो आप यहाँ से Q²/2C इस्तेमाल कर सकते हैं पहले केस में। सेकेंड केस में चार्जेस सवाल के हिसाब से, सेकेंड केस में चार्जेस जो होगा हम मान लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा उसकी U' हो जाएगी, चार्जेस Q ना रख के 2Q रखा है तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे, 2Q का स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4Q²/2 फार्मूले का है, इंटू धारिता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ रहेगी। डिवाइड कर देंगे दोनों को तो Q² से Q² कैंसिल, 2C से 2C कैंसिल होगा, तो यहाँ से आ जाएगा पहले वाली जो स्थितिज ऊर्जा है वो W है, अपान नीचे हो जाएगा W' जो कि नई वाली है, ऊपर बचेगा 1/4/1, ठीक है। इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब 1/4 यदि करेंगे तो इस बात का मतलब समझ रहे हो, हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे W' को, क्योंकि हमें W' ही निकालना है, तो कितना आ जाएगा ये 4W, यानी नई वाली जो स्थिति जो ऊर्जा आएगी वो पहले वाले की कितनी टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स। जिस ऑप्शन में 4 गुना दिया होगा वही आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर C में 4W दिया है वही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक अनावेशित पृथक्कृत चालक एक आवेशित पृथक्कृत चालक B के समीप लाया जाता है। एक अनावेशित पृथक्कृत चालक है, अच्छा जी, अनावेशित है, नाम बता रखा A है, इस पर कोई चार्ज सवाल के हिसाब से नहीं है, और दूसरा जो चालक है B ये आवेशित है, हो सकता है ये प्लस हो सकता है ये माइनस हो, क्योंकि बताया नहीं है, बस ये कह रहा है कि ये आवेशित है। इस वाले को इसके पास लेके जाया जाता है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, समीप लेके जाते हैं B के, तो क्या होगा, पहले आप कंसेप्ट सुनो फिर ऑप्शन पे छेड़छाड़ करेंगे कौन सा सही हो सकता है। जब किसी अनावेशित चालक को किसी आवेशित चालक के पास लेके जाते हैं तो एक घटना घटित होती है, कौन सी घटना, कि इस पर प्रेरण के कारण इंडक्शन के कारण कुछ न कुछ चार्ज आ जाता है, वो भी सामने वाले सरफेस पर इसके अपोजिट चार्ज आता है और इसके दूर वाले सरफेस पर इसी के जैसा चार्ज आता है। अच्छा, कुछ ये भी कहेंगे कि जब ये चालक है तो आप चार्ज इसके अंदर कैसे घुसार दिए, चालक पर तो चार्ज अंदर होता नहीं है, जो भी चार्ज होता है चालक के बाहरी सरफेस पर होता है। बात सही है आपकी यार, ये 3D फिगर है,
तो चार्ज हम कहाँ दिखाएं, बाहर दिखाएं, इधर दिखाएं, ये गोला है ना, मान लो ये गोले के ऊपर है, ऐसा मत समझना कि अंदर ढकेल दिए, नहीं, ये चार्ज इसके ऊपर है, गोले के ऊपर है, ठीक है, इसके अंदर मत समझना, क्योंकि चालक के अंदर चार्ज हो ही नहीं सकता, वो सब सरफेस पर होता है। अच्छा, तो इसके सामने वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जितना नेगेटिव आएगा दूर वाले सरफेस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, जब आप इस अनावेशित को आवेशित के पास लेके जाओगे तो जाहिर सी बात है पहले दूरी ज़्यादा रही होगी, धीरे धीरे जब पास लेके जाओगे तो दूरी घटेगी। अच्छा जी, यदि दूरी घटेगी तो आपको पता है भी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, ये पीछे चैप्टर में हमने आपको बताया है, वोल्टेज वाले चैप्टर में, कि भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के पॉइंट चार्ज के केस में। तो इसे जब आप लेके जाओगे, जैसे जैसे दूरी घटेगी वैसे वैसे वोल्टेज का होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे इसको पास में लेके जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, दूरियां घटेंगी तो वोल्टेज का होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, इसको या पास लेके आओ, दूर लेके जाओ, छुआते नहीं है, इसमें टच नहीं कराते हैं इंडक्शन मेथड में, इसके चार्ज पर कोई असर पड़ेगा क्या, बी वाले पर, बी वाले के चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये केवल जो भी चार्ज यहाँ पर आ रहा है ये इंडक्शन मेथड के कारण आ रहा है, केवल और प्रेरण के कारण आ रहा है। तो चालक बी के आवेश पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, चालक बी का जो चार्ज होगा वो एज इट इज कांस्टेंट होगा, क्योंकि यदि इस पर चार्ज है तो पक्का ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके जाते हो तो जाहिर सी बात है कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऑलरेडी यदि चार्ज है, वो पॉजिटिव यदि है, और यदि आप पॉजिटिव चार्ज लेके जाओगे तो रिपेल करेगा, और यदि आप नेगेटिव चार्ज लेके जाओगे अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यदि बात वोल्टेज की हो तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप किसी पार्टिकल को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ लेके जाते हो तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, विभव घटता है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल के हिसाब से होगा कि जो बी होगा उसके चार्ज पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला होगा, लेकिन ए ऑप्शन में कह रहा है कि चार्ज बी का जो आवेश है और विभव है दोनों स्थिर रहेगा। गलत बात है, बी का आवेश तो स्थिर रहेगा, ये सही बात है, लेकिन बी का वोल्टेज कुछ घट जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी घटेगी वैसे वैसे पोटेंशियल का होगा, इंक्रीज होगा। तो बी के पोटेंशियल में कुछ डिक्रीजमेंट आएगा, और ये कह रहा है कि स्थिर रहेगा, तो ये गलत है। सी ऑप्शन जो आपका दे रखा है कि आवेश स्थिर रहेगा परंतु विभव घट जाता है, यही सही होगा, बाकी सारे गलत हैं, दोनों बदल जाते हैं, संभव ही ना है। तो ऑप्शन नंबर सी दैट्स राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। देखो जी, सी किस किस पर डिपेंड नहीं करता है वो पहले आप यहाँ याद कर लो, बाकी क्वेश्चंस में आएगा तो ये काम देगा आपको। सी को मतलब नहीं होता है वोल्टेज से, सी को मतलब नहीं होता है चार्ज से। अब चार्ज 80 टाइम्स करो, 20 टाइम्स करो, वोल्टेज 20 गुना करो, 80 लाख करो, क्योंकि यदि भी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपको पता है यार भी बढ़ेगा तो क्यू बढ़ जाएगा, बिकॉज धारिता की परिभाषा ही है क्यू प्रोपोर्शनल भी, क्यू प्रोपोर्शनल भी के होता है। जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते हो ना, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हो ऑटोमेटिक चार्ज बढ़ जाता है। आप वोल्टेज बढ़ाते हो यार तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक करंट खुद ब खुद बढ़ जाता है यार। जैसे मान के चलो आपके घर पे 220 वोल्टेज आ रहा है, और यदि आप स्टेबलाइजर से 220 वोल्टेज को बढ़ा के 250 कर दिए तो क्या आप करंट को बढ़ाने जाते हो? करंट तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, पंखे की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो इस बात का मतलब चार्ज ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, भी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्यू बढ़ जाता है। तो इस बात का मतलब कि भी और क्यू का जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट सी है, जो कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। ये डिपेंड ही ना करेगा इन दोनों पर, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। किस किस पर डिपेंड करेगा? सी। तो सी डिपेंड करता है मेरे भाई जो उसके अंदर आप डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। प्लेट जो लिए हो उसकी एरिया कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। ये तो एक कांस्टेंट होता है, इसे कोई लेना देना नहीं है। प्लेट के बीच की डिस्टेंस कम बेसी करोगे तो सी कम बेसी हो जाएगा, घट बढ़ जाएगा। प्लेट का शेप और साइज बदलोगे तो सी बदल जाएगा। तो सी किस पर डिपेंड नहीं करता है? सी न तो चार्ज पर डिपेंड करेगा, न ही वो वोल्टेज वगैरह पर डिपेंड करता है। तो जिस ऑप्शन में चार्ज दे रखा है कि प्लेट के आकार पर, आकृति पर, इस पर तो निर्भर करता है, प्लेट के आवेश पर, यही सही होगा, इस पर निर्भर नहीं करता है। बाकी अंतराल पर, आकृति, आकार पर, इस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो सी होगा। 16 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि एक संधारित्र जिसकी धारिता 100 माइक्रोफैरड है। सी दे रखा है 100 माइक्रोफैरड, इसे कन्वर्ट कर लेंगे, दिया जाएगा 10 में 4 फैरड। कह रहा है कि इसको 200 वोल्ट तक का आवेशित किया गया है। भी कितना दिया है? 200 वोल्ट। आपसे कह रहा है कि इससे 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा विसर्जित करने पर उत्पन्न ऊष्मा, 2 ओम का
एक रेजिस्टेंस लगाया है, इससे हीट उसमें से निकाल रहा है, ठीक है। तो कह रहे कितनी हीट निकलेगी, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा के यदि हम हीट को रिलीज करें तो कितनी हीट बर्बाद होगी वही आपको बताना है। तो सिंपल सा फार्मूला है, यहाँ पर रेजिस्टेंस का तो ऐसे कोई यूज है नहीं, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको दिया है। कभी कभी के सवाल में कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स दे दिए जाते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। वो बच्चा ये सोचता है कि यदि ये डाटा दिया गया है तो इसका भी कहीं ना कहीं यूज होगा, लेकिन वो कभी ना कभी आपको बेवकूफ़ बनाना चाहता है। कैसे निकालेंगे हीट, तो जितनी एनर्जी होगी उसमें पोटेंशियल एनर्जी वही तो लॉस होगी। तो आप पहले पता करो कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास। फार्मूला हमारे पास है हाफ CV², यही तो बर्बाद होगी। हाफ हाफ होता है, C का वैल्यू 10⁻⁴ है। वोल्टेज सप्लाई 200 है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का 4 होगा, और ये 2 घात है 10 पर तो ये 4 घात हो जाएगा। इसे कैंसिल कराएंगे, 2 से इसको कैंसिल कराएंगे तो कितना आ जाएगा, U = 2 जूल। कितनी ऊर्जा बर्बाद होगी, 2 जूल ऊर्जा बर्बाद होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में एक फिगर बना रखा है जो कि काफ़ी आसानी है, ज़्यादा टफ है नहीं। आप इसको खुद ब खुद चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। आपने इसे सॉल्व करें पहले, उसके बाद आप वीडियो को देखें। इसमें बना रखा है, यहाँ एक कैपेसिटर लगा रखा है, बाकी बीच में 2 कैपेसिटर हैं। एक का 1 माइक्रोफैरड का ये है, ये वाला 2 माइक्रोफैरड का है, और यहाँ जो कैपेसिटर लगा है इसका नाम है 3 माइक्रोफैरड। नाम दे रखा है यहाँ पर इसका A और इस वाले का नाम दे रखा है B। आपसे पूछा है A और B के बीच में तुल्य धारिता कितनी होगी। जाहिर सी बात है, ये आपको देखने पर ही लग रहा है समांतर क्रम है। समांतर क्रम में कैपेसिटर सीधे सीधे जोड़ते हैं, C = C1 + C2 + C3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड का ये किस में जुड़ जाएगा, तो ये आपका सीरीज आर्डर में जुड़ जाएगा। ये 3 का है, ये भी 3 का है। सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, C1 C2 बटा C1 + C2, ये फार्मूला होता है C निकालने का नेट सीरीज आर्डर में। तो 3 × 3 बटा 3 धन 3 यानी 9/6, कैंसिल कराएंगे तो 3/2, यानी इसे और काटेंगे तो आ जाएगा 1.5 माइक्रोफैरड। तो नेट धारिता आ जाएगी 1.5 माइक्रोफैरड, या 3/2। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये इजली क्वेश्चन हैं, ये भी आपके बोर्ड में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे टफ क्वेश्चन आते हैं, आसान भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, जिसमें आपको ऐसे कैपेसिटर लगा रखा है 2 सवाल में, और नीचे भी एक कैपेसिटर ज्वाइंट किया गया है, एक कैपेसिटर नीचे भी ज्वाइंट किया गया है यहाँ पर, और इधर A है और यहाँ पे आपका B है। जो डाटा दिए गए हैं 2 2 3 के हैं, 2 2 और 3 के सारे माइक्रोफैरड में है। आपसे पूछा है कि इसका नाम P दिया है, इसका नाम Q। कह रहे हैं P और Q के बीच में नेट धारिता कितनी है। ये आप देख रहे हैं सीरीज आर्डर में है। जब सीरीज आर्डर में होगा तो डायरेक्टली यदि सेम दिया है, डायरेक्ट सुनो, यदि सेम दिया है ना तो आप इसका आधा कर दो। जैसे मान के चलो कि यदि 2 2 का 2 दिया है तो आप इसका आधा कर दो, नेट आ जाएगा। 2 का आधा कितना होता है, 1। तो इन दोनों का जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी आ जाएगी, 1। 1 और 3 आपके किस में है, ये बन जाएंगे आपके पैरेलल आर्डर में। और यदि पैरेलल में है तो उसमें सीधे सीधे जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा जोड़ते हैं कैपेसिटर को। तो 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरड P और Q के बीच में नेट आपका क्या आ जाएगा, धारिता का वैल्यूज आ जाएगा। तो 4 माइक्रोफैरड ए ऑप्शन में दिया है, यही आपका सही होगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 दे रखा है कि इसमें भी एक फिगर बना रखा है ऐसे, यहाँ पर कैपेसिटर वगैरह लगा रखा है, रास्ते में एक कैपेसिटर लगा है, बाकी इधर भी कैपेसिटर ज्वाइंट किया गया है 1 माइक्रोफैरड का, और यहाँ पर भी ऐड ऑन किया गया है एक कैपेसिटर, यहाँ भी है, रास्ते में भी एक कैपेसिटर है, और इस तरह से आगे बढ़ाया गया है। सारे के सारे 1 माइक्रोफैरड के हैं। नाम है इसका P Q R और S, सब 1 माइक्रोफैरड के हैं। आपसे पूछा है कि जो P और Q दिए गए हैं उसमें नेट धारिता बता दीजिए। तो यहाँ से देखिए, ये आपका एक तार है, ये तीनों के तीनों आपको किस आर्डर में दिखाई दे रहे हैं, सीरीज आर्डर में। सीरीज आर्डर में नेट रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते हैं, 1/C1 + 1/C2 + 1/3 ऐसे करते हुए। तो इसको मानेंगे C1 C2 C3। तो इन तीनों का नेट यदि धारिता हम मान लेते हैं C', तो 1/C' = आएगा 1/1 1/1 1/1। इसका मतलब आ जाएगा 3/1। तो हमें तो C' चाहेगा, तो C' = आ जाएगा 1/3 माइक्रोफैरड। अब ये तीनों का मिला के 1/3 माइक्रोफैरड आ रहा है, 1/3 माइक्रोफैरड, और ये एक वाला, ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। इनको जब ऐड ऑन करेंगे तो 1/3 + 1 मिला के आ जाएगा आपके पास कितना, 4/3। कितना आ जाएगा, C = आ जाएगा C' + 1। C' का वैल्यू 1/3 + 1, ये आएगा 4/3 माइक्रोफैरड। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दिया है 4/3 C वाला, यही आपका सही होगा। ये इजीली क्वेश्चन है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20
क्वेश्चन नंबर 20 में भी इजी क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बट ये कंसेप्ट बेस है थोड़ा सा, तो इसको हम बता देते हैं। यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड के 4 कैपेसिटर ऐड ऑन किए गए हैं। इस तरह से एक के हैं, सब के सब 1 माइक्रोफैरड के हैं। इसका नाम दे रखा है, जहाँ कनेक्शन है इसका नाम A है और इस वाले तार का नाम B है। आपसे पूछ रखा है कि इनके बीच तुल्य धारिता बताइए कितनी आएगी। तो सबसे पहले आप वो वाले सर्किट को पकड़ा करो जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर ज्वाइंट होते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखते ही लग रहा है कि ये सीरीज आर्डर में है। ये किस में है? सीरीज आर्डर में है। यदि सीरीज में है तो तुल्य धारिता निकालते कैसे? 1/, करके। तो जब सेम है तो हमने अभी बताया कि इनका आधा कर दिया करो, चाहे जितने हों उनका आधा कर दिया करो, ठीक है, आधा कर दो। तो इनका आधा करोगे तो 1 का आधा कितना आ जाएगा? 1/2। 1 का आधा कितना आ जाएगा? 1/2। तो मतलब यहाँ पर यदि दोनों को मिला के एक ही कैपेसिटर लगाया जाए तो कितने माइक्रोफैरड का? 1/2 माइक्रोफैरड का यहाँ पर अकेला एक लगा दिया जाएगा। अब यहाँ से जो भी करंट सप्लाई होगी कुछ इधर आएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इस रास्ते से, कुछ इस रास्ते से। अब देखा जाए तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे के सारे अभी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सारे सीरीज में है या सारे पैरेलल में है, बिकॉज यहाँ से यदि करंट जो जाएगा कुछ इस रास्ते में आएगा, कुछ इसमें भी जाएगा। जो करंट इस वाले रास्ते में आएगा वही इधर जाएगा। तो पहले आप इन दोनों को आप ऐड करने की कोशिश करिए। मान के चलिए जो करंट इसमें आएगा वही करंट इसमें जाएगा, जो करंट यहाँ आएगा वही करंट इधर जाएगा। तो इन दोनों को आप पहले ऐड ऑन कर दीजिए, इन दोनों को। उसके बाद हम इसका और इसका हिसाब अलग से कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे। इनको जब जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है जो करंट इसमें आएगा वही करंट इधर जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज आर्डर में है। किसमें है? सीरीज आर्डर में। सीरीज आर्डर में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? सीरीज आर्डर में नेट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है 1/C = या 2 आपके पास है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, C1 C2 बटा C1 + C2। तो 1/2 × 1/1/2 + 1। इसको हल करेंगे तो 1/2 अपान ये आ जाएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल आएगा, ये आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा? 1/3, ठीक है, 1/3। अच्छा जी, आगे देखते हैं कि ये 1 वाला और 1/3 वाला, 1 वाला और 1/3 वाला को ऐड करेंगे तो अच्छा सॉरी, यहाँ गलती कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। यहाँ पर 1/2 माइक्रोफैरड तो ठीक है, और ये 1 ओम वाला और जो सॉरी ओम नहीं है, ये सब का सब माइक्रोफैरड में दिया गया है, सब का सब माइक्रोफैरड में दिया है। 1/2 माइक्रोफैरड वाला और ये 1 माइक्रोफैरड वाला, इन्हें कनेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए, मान के चलिए कुछ करंट इसमें से आएगा, कुछ इधर से आएगा, ये दोनों यहाँ पे ज्वाइंट होगा, फिर कुछ करंट इधर जाएगा। तो एक काम करिए, पहले इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए ना, इन दोनों को ऐड ऑन कर लीजिएगा। इन दोनों को यदि आप जोड़ोगे तो 1/2 का मतलब होता है 0.5 माइक्रोफैरड। ये पैरेलल आर्डर में है, ये दोनों किस आर्डर में है? पैरेलल आर्डर में है। बाकी तीनों पैरेलल आर्डर में ही है। कहीं कैसे जानेंगे? तो पहले आप इन दोनों को जोड़ लो। कुछ करंट इधर आ रहा है, कुछ करंट इधर आ रहा है। जब रास्ते एक से ज़्यादा होते हैं तो उस केस में जुड़े हुए सारे के सारे कैपेसिटर या सारे के सारे रेजिस्टेंस होते हैं वो पैरेलल आर्डर में होते हैं। यदि एक से ज़्यादा रास्ते मिले चार्ज को फ्लो होने के या करंट को फ्लो होने के लिए, तो यहाँ पर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 1 और 0.5 मिल के कितना आ जाएगा? 2.5। कितना आ जाएगा? 1 और 0.5 मिले, सॉरी 1.5 आएगा। 1 और 0.5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1.5 माइक्रोफैरड का। अब इस वाले को और ये जो आपके पास बचा है, इन दोनों को देखा जाए तो कुछ करंट इधर जा रहा है, कुछ करंट इधर जा रहा है, ये अलग रास्ता है, ये अलग रास्ता है। तो मतलब ये दोनों पुनः यदि इनको कनेक्ट किया जाए तो ये फिर से आपको दिखाई दे रहे हैं किस आर्डर में कनेक्टेड है? पैरेलल आर्डर में। पैरेलल आर्डर में रेजिस्टेंस सीधे ही जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? सीधा। तो 1 में 1.5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। तो CAB जो आएगा नेट वो आ जाएगा 2.5 माइक्रोफैरड। ये सही जवाब होगा आपका। 2.5 जिस ऑप्शन में दे रखा होगा वही आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर B में 2.5 माइक्रोफैरड दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे वो आपको हम इसके पार्ट 2 वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।